हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम मोबाइल कंप्यूटिंग का यूनिट 1 पूरा कंप्लीट करेंगे, सारे टॉपिक्स देखेंगे और जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आई विल टेल यू दोस। एंड इसमें जैसे जीएसएम है, जीपीआरएस है, उनका आर्किटेक्चर, देन वैप है, वैप प्रोटोकॉल्स हैं, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है एंड फॉर श्योर क्वेश्चन आना ही आना है। अगर 12.5 मार्क्स या 10 मार्क्स का नहीं आया तो भी फर्स्ट क्वेश्चन में एज अ शॉर्ट नोट या छोटा क्वेश्चन की तरफ 5 नंबर का आ सकते हैं सारी चीज़ें। सो मैं साथ साथ बताती जाऊँगी कौन से टॉपिक पे आपको कितना फोकस करना है। इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो। एक बटन क्लिक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा बट इट मीन्स अ लॉट टू मी। आप लोगों के एक बार कहने पे, 2 बार कहने पे मैं बिल्कुल जो कंटेंट आपको चाहिए मैं वो लेके आ रही हूँ, तो इतना कहना तो आप लोग भी मेरा मान सकते हो, राइट। पूरी एक यूनिट को एक वीडियो के अंदर लेकर आना, उसको जितना मैक्सिमम शॉर्ट करके मैं ला सकती हूँ मैं उतना कोशिश करती हूँ एंड क्वालिटी भी डिग्रेड नहीं होने देती, है ना। कंटेंट की आपको बिल्कुल समझ आता है, वॉट एवर आई एम सेइंग, एंड पूरा माइंड में बैठता है। सो देखो कितने एफर्ट्स लग रहे हैं। आई एम डूइंग ऑल दिस फॉर यू ऑल, सो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिए। आई जस्ट होप मेरे इतना कहने के बाद आप लोगों ने सब्सक्राइब का बटन अगर अभी तक नहीं क्लिक करा है तो कर दिया होगा, और अगर कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। मोबाइल कंप्यूटिंग का क्या मतलब है? मोबाइल कंप्यूटिंग इज अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, वॉइस एंड वीडियो वाया कंप्यूटर और एनी अदर वायरलेस इनेबल्ड डिवाइस विदाउट हैविंग टू बी कनेक्टेड टू अ फिजिकल लिंक। मोबाइल कंप्यूटिंग क्या है? मोबाइल कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आप ट्रांसमिट कर सकते हैं, मतलब शेयर कर सकते हैं डेटा को या फिर वॉइस को या फिर वीडियो को वाया कंप्यूटर या कोई भी ऐसी वायरलेस इनेबल डिवाइस के थ्रू बिना फिजिकल लिंक कनेक्शन के, ठीक है। सो यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक है रिव्यू ऑफ जनरेशन ऑफ मोबाइल सर्विसेज। इसमें आपको 1G, 2G, 3G एंड 4G के बारे में लिख के आना है। मैंने इसको एक टैबुलेटेड फॉर्म में दिया ताकि आपको चीज़ें याद रहें, और टैबुलेटेड फॉर्म में तो आप साथ के साथ डिफरेंस भी देख पाएंगे, तो अगर आप थोड़े पॉइंट्स भूल भी गए तो अपने एग्जाम में खुद से लिख के आ पाएंगे। इस टॉपिक को ध्यान से समझना और जो पॉइंट्स बोल रही हूँ प्लीज़ मेमोराइज करने की कोशिश करना, क्योंकि क्वेश्चन चाहे छोटा है चाहे बड़े मार्क्स का है पर आता ज़रूर है इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ। सो फर्स्ट रो है नेम। 1G मीन्स फर्स्ट जनरेशन, 2G मीन्स सेकेंड जनरेशन, 3G मीन्स थर्ड जनरेशन एंड 4G मीन्स फोर्थ जनरेशन। सिस्टम कौन सा यूज़ होता है? 1G में एनालॉग यूज़ करते हैं, 2G में डिजिटल यूज़ करते हैं, 3G में इंटरनेट आ गया था एंड 4G में इंटरनेट एंड बियॉन्ड। एक्सेस टाइप क्या है? जनरली 3 टाइप के एक्सेस होते हैं ना, FDMA, TDMA एंड CDMA। FDMA क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। TDMA इज टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। CDMA इज कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। कोड डिवीजन इसी यूनिट में है, मैं अभी नीचे टॉपिक ये कवर भी करूंगी। सो एक्सेस टाइप 1G का है FDMA, 2G का है TDMA, 3G और 4G का है CDMA। स्विचिंग टाइप क्या है? स्विचिंग टाइप भी हमें पता है, पैकेट स्विच होता है और सर्किट स्विच होता है। 1G है सर्किट स्विच, 2G में हम सर्किट वॉइस के लिए यूज़ करते हैं एंड पैकेट स्विचिंग डेटा के लिए यूज़ करते हैं। 3G और 4G में पैकेट स्विचिंग यूज़ होती है। देन फीचर, 1G में क्या चीज़ प्रोवाइड करेगी? ओनली वॉइस का फीचर था। 2G में कॉन्फ्रेंस कॉल का फीचर आया, 3G में वीडियो कॉल आई एंड 4G में वीडियो कॉल और ये सब तो थी, बट क्या चीज़ इनहांस हुई? स्पीड इनहांस हुई और रियल टाइम स्ट्रीमिंग का ऑप्शन आया हमारे पास। इंटरनेट सर्विस 1G में नहीं थी, 2G में नैरो बैंड थी, 3G में ब्रॉडबैंड थी और 4G में अल्ट्रा ब्रॉड बैंड थी। बैंड टाइप क्या है? सेम वही, मैं रिपीट नहीं कर रही। देन व्हाट इज़ योर कैरियर फ्रीक्वेंसी की रेंजेस क्या थी? 1G इज़ 30 किलोहर्ट्ज़, 2G इज़ 200 किलोहर्ट्ज़, 3G इज़ 5 मेगाहर्ट्ज़ एंड 4G इज़ 15 मेगाहर्ट्ज़। एडवांटेजेस क्या है? 1G का था सिंपल कॉलिंग, सिर्फ कॉलिंग की फैसिलिटी थी। 2G में क्या था? मल्टीमीडिया एक्सेस, जैसे SMS, MMS ये सारे ऑप्शंस आए। 3G में क्या था? हाई स्पीड रोमिंग का ऑप्शन आया एंड 4G में हाई स्पीड एंड ग्लोबल मोबाइल आया। ओरिजिन कब कब हुए हैं? 1G वॉज ओरिजिनेटेड इन 1980s, 2G 1993, 3G 2001 एंड 4G in 2009।
आई होप आप लोगों को ये चीज़ याद रहेगी। थोड़ा सा एक बार दोबारा देखो, मेमोराइज करो कुछ पॉइंट्स को आए, ताकि आप लिख पाओ। और बेशक आपका मन करे तो आप ऐसे टैबुलेटेड फॉर्म में भी बना के आ सकते हो, बट साथ में नीचे एक्सप्लेन कर देना। सिर्फ ये टेबल बनाने से मार्क्स नहीं मिलेंगे। टेबल मैंने आपको सिर्फ याद करने के पर्सपेक्टिव से दी है, ताकि मैं आपको पैरा लिख के दे दूंगी, आपको याद नहीं होगा। टेबल आपको याद रहेगी और वहाँ पे आपको इसको पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। यूनिट 1 का टॉपिक 2 है ओवरव्यू ऑफ वायरलेस टेलीफोनी। वायरलेस टेलीफोनी क्या है? इट इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट ऑपरेट्स बाय द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू स्पेस, मतलब एयर को मीडियम बनाकर डेटा ट्रांसफर करते हैं वायरलेस टेलीफोनी में। एंड देयर इज नो फिजिकल और फिक्स्ड कनेक्शन बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। ऑब्वियसली आप फोन पे किसी से बात कर रहे हैं तो आप दोनों के बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन है नहीं, आप किसके थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं? स्पेस के थ्रू, एयर के थ्रू, राइट। बाय यूजिंग वायरलेस टेलीफोनी पीपल कैन बी transceivers information from airplanes, driving cars, swimming pools और मे बी इन द पार्क। ये जो वर्ड मैंने बोला ना ट्रांसीवर्स, आपको लगेगा ये कैसा वर्ड है? ट्रांसीवर्स मीन ट्रांसमीटर भी और रिसीवर भी, इन दोनों को अगर ज्वाइन कर दे तो ट्रांसीवर्स वर्ड मिलता है। आपको मोबाइल कंप्यूटिंग में बहुत जगह वर्ड यूज होता हुआ दिखेगा। वायरलेस टेलीफोनी कम्स इन 2 बेसिक वैरायटीज। क्या क्या हैं? कॉर्डलेस फोन्स एंड मोबाइल फोन्स। कॉर्डलेस फोन्स क्या होते हैं? इसको हम पोर्टेबल टेलीफोन्स भी कहते हैं। दीज आर द डिवाइसेस कंसिस्टिंग ऑफ अ बेस स्टेशन एंड अ हैंडसेट सोल्ड एज अ सेट फॉर यूज विद इन दी होम। आपने पहले टाइम पे देखा होगा ऐसे फोन्स होते थे, राइट। देन सेकंड वन इज मोबाइल फोन्स। ये आई गेस कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, फोटो इज देयर एंड आपको पता है मोबाइल फोन्स क्या होते हैं। यूनिट 1 का टॉपिक 3 है सेल्यूलर कॉन्सेप्ट। सबसे पहले समझते हैं एक सेल क्या होता है। सेल इज द कवरेज एरिया ऑफ अ मोबाइल बेस स्टेशन। सो फॉर एवरी सेल देयर इज अ बेस स्टेशन। अब बेस स्टेशन अगर बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताऊं तो आपने एंटीनास देखे हैं लगे हुए, राइट। तो वो एंटीना को ही हम बेस स्टेशन कहते हैं। एंटीना वो जो टावर वाले नहीं होते, ऐसे टावर्स होते हैं ऐसे करके, देन ऐसे ऐसे हम उसे ड्रॉ करते हैं, राइट। टावर्स होते हैं ना ऐसे, वो टावर्स को हम बेस स्टेशंस कहते हैं। अब जो सेल है उसकी शेप हेक्सागोनल बनाते हैं हम थियोरेटिकली। तो क्यों बनाते हैं? हेक्सागोनल शेप इसलिए बनाते हैं बिकॉज हेक्सागोनल शेप प्रोवाइड्स बेटर कवरेज एंड मिनिमाइजेस सिग्नल इंटरफेरेंस। और हेक्सागन्स अलाउ for uniform distribution of base stations, ensuring efficient use of resources and reducing dead spots। तो अगर पूछा जाए कि हेक्सागन शेप क्यों होती है तो दिस इज द आंसर फॉर हेक्सागोनल शेप। देन सेल फंडामेंटल्स में हमने कवरेज देखनी है सेल की। सेल मैंने बताया आपको हेक्सागोनल शेप का होता है। तो थियोरेटिकली अगर देखा जाए तो सेल इज लाइक दिस। थियोरेटिकल कवरेज ऐसी होती है। और ये जो बीच में जो ट्राइंगल सा है दिस इज योर बेस स्टेशन। बेस स्टेशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, ये बार बार यूज होगा, इसे याद रखना बिल्कुल आसान तरीके में। वो जो ऐसे वाले एंटीनास नहीं लगे होते बड़े बड़े टावर्स जिसे कहते हैं, दैट इज योर बेस स्टेशन। तो ये 3 सेल्स हैं, तीनों के अंदर अपने अपने बेस स्टेशन है। अगर आइडियल, ये थी थियोरेटिकल कवरेज। अगर आइडियल कवरेज देखें तो आइडियल कवरेज ऐसे होती है सर्कुलरली एंड ओवरलैप होते हैं हमारे पास। और रियल कवरेज देखें तो रियली में कवरेज बस इतनी सी मिलती है। नेक्स्ट सब टॉपिक है हमारे पास फ्रीक्वेंसी रीयूज कॉन्सेप्ट। ये ध्यान से समझना। फ्रीक्वेंसी रीयूज का क्या मतलब है? आपके पास ये क्लस्टर है, ठीक है, ये सेल्स मिलके क्लस्टर बना रहे हैं। अब हर सेल के अंदर मैंने अभी ऊपर बताया एक बेस स्टेशन होता है हर सेल में। सो सपोज करो ये जिसमें 1 लिखा है ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी यूज कर रहा है 1, इसके आसपास वाला 3 यूज कर रहा है, 4 यूज कर रहा है, 5 यूज कर रहा है, 6 यूज कर रहा है, ठीक है। 5 के आसपास वाला 3, 7, 4, 1, 6, 2, मतलब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी रीयूज कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एडजेसेंट सेल्स जो हैं, एक पर्टिकुलर एरिया तक के सेल्स सेम फ्रीक्वेंसी नहीं यूज़ कर सकते, बट एक एरिया के बाद दूर के सेल्स सेम फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर सकते हैं क्योंकि इंटरफेरेंस नहीं होएगी। एक बार और एक्सप्लेन करती हूँ इस चीज़ को। ये जैसे 1 है तो इस 1 की एक पर्टिकुलर रेंज तक 1 फ्रीक्वेंसी को कोई और यूज़ नहीं करेगा, पर एक पर्टिकुलर एरिया रेंज के बाद 1 फ्रीक्वेंसी कोई और यूज़ कर सकता है क्योंकि यहाँ पे यूज़ करेगा तो 1 और 1 क्लैश होएगी। अब सिग्नल जा रहा है 1 फ्रीक्वेंसी पे, 1 पे कोई और भी जा रहा है, तो वो दोनों आपस में क्लैश कर जाएंगे सिग्नल। पर एक पर्टिकुलर एरिया पे है, मतलब दूर है इससे, तो इसका और इसका कोई आपस में लेना देना नहीं है, तो दोनों सेम फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर सकते हैं। यही है फ्रीक्वेंसी रीयूज का कॉन्सेप्ट।
सो टॉपिक 4 है हमारे पास लोकेशन मैनेजमेंट, जिसे हम मोबिलिटी मैनेजमेंट भी कहते हैं, और इसके अंदर एक सब टॉपिक आता है हैंड ऑफ या फिर हैंड ओवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे ध्यान से समझना। पहले मोबिलिटी मैनेजमेंट देखते हैं। मोबिलिटी मैनेजमेंट रेफर्स टू द वे द नेटवर्क मैनेजेस मूवमेंट ऑफ मोबाइल सब्सक्राइबर्स विच सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द PCS नेटवर्क। अब ये जो वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ मैं, मोबाइल सब्सक्राइबर एंड PCS नेटवर्क, ये सारे वर्ड्स आप, और ये सेलुलर कॉन्सेप्ट, ये सब मैंने रिवाइज करा दिया, बट ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं WC में, दैट इज़ वायरलेस कम्युनिकेशन, आपका एक सब्जेक्ट था पहले, उसमें आप ये सब पढ़ चुके हैं। अगर आपको थोड़ा सा रिकॉल हो तो वी हैव स्टडीड दिस। मोबाइल सब्सक्राइबर्स मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार। जैसे आप किसी सिम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, कोई एक सिम लेते हैं ना किसी कंपनी की, जैसे वोडाफोन, एयरटेल, तो आप मोबाइल सब्सक्राइबर कहलाएंगे। एंड उस कंपनी की ड्यूटी होगी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करना, कॉलिंग की, इंटरनेट की। एंड PCS नेटवर्क इज़ पर्सनल कम्युनिकेशन सर्विस नेटवर्क। अब मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करूँगी, अपने आप में बड़ा टॉपिक था, इसका आर्किटेक्चर और ये सब भी था वायरलेस कम्युनिकेशन में। अब हम देखते हैं हैंड ऑफ या फिर हैंड ओवर। इट इज़ द प्रोसेस विच एनेबल कॉल टू प्रोसीड अनइंटरप्टेड व्हेन यूजर मूव्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये रहा, मैं आपको बताई थी ना टावर होता है, दिस इज़ योर बेस स्टेशन। ये गोला आपका एक सेल है, ये सेकेंड आपका दूसरा सेल है, ये बेस स्टेशन इस सेल का है, ये बेस स्टेशन इस सेल का है। अब हैंड ऑफ कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जब भी कोई एक मोबाइल स्टेशन, जो भी आपके पास फ़ोन है उसे मोबाइल स्टेशन कहेंगे, जब भी मोबाइल स्टेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करे तो दूसरी जगह भी उसे सेम टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड होनी चाहिए। मतलब अगर कॉल पे बात हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल हो रहा है, तो कॉल चलती रहनी चाहिए, अनइंटरप्टेड होना चाहिए व्हेन यूज़र मूव्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर। अब इसमें हमारे पास दो टाइप के हैंड ऑफ होते हैं, हार्ड हैंड ऑफ एंड सॉफ्ट हैंड ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। फर्स्ट टाइप इज हार्ड हैंड ऑफ। हार्ड हैंड ऑफ में एक्चुअल ब्रेक होते हैं सिग्नल्स, मतलब इट इज़ लाइक ब्रेक बिफोर मेक। इसे वर्ड को याद रखना, आपको याद रहेगा हार्ड हैंड ऑफ। मतलब अगर यूज़र यहाँ से यहाँ पे गया है, तो यहाँ से जब ये बीच की जगह में आया तो यहाँ पे उसका सिग्नल फर्स्ट वाले बेस स्टेशन से टूटा, फिर उसका सिग्नल दूसरे वाले से जुड़ा, तो इसका क्या मतलब है, ये हार्ड हैंड ऑफ है, एक एक्चुअल ब्रेक आया बीच में। एंड सॉफ्ट हैंड ऑफ क्या कहते हैं, देयर आर नो ब्रेक्स, वन लिंक ऑलवेज रिमेन्स एट अ टाइम। मतलब इसमें ओवरलैपिंग है हमारे पास सेल्स की। एक यूज़र जब यहाँ से दूसरे सेल में ट्रेवल करा तो उसके बाद यहाँ से टूटने से पहले यहाँ पे कनेक्शन बनेगा, उसके बाद प्रीवियस कनेक्शन ब्रेक होएगा। सॉफ्ट हैंड ऑफ का कॉन्सेप्ट ये है। सो इट इज मेक बिफोर break. Next and one of the most important topic is GSM. GSM stands for Global System for Mobile Communication. इसमें हमें कई सारी चीज़ें पढ़नी है, बट आपके सिलेबस में जैसे ये कुछ चीज़ें मेंशन्ड है, एयर इंटरफेस, चैनल स्ट्रक्चर, लोकेशन मैनेजमेंट, HLR, VLR रजिस्टर्स, ये सब हम सब कवर करेंगे। पहले देखते हैं GSM क्या है। GSM एक 2G सेलुलर सिस्टम है, 2G टेक्नोलॉजी है। इट वॉज डेवलप टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ 1G, मतलब AMPS जो हम यूज़ करते थे, ये हमने वायरलेस कम्युनिकेशन में भी पढ़ा है, उसकी प्रॉब्लम को, 1G की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए 2G आया, मतलब GSM आया। GSM जो है वो वर्ल्ड का फर्स्ट सेल्यूलर सिस्टम है टू स्पेसिफाई डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क लेवल आर्किटेक्चर एंड सर्विसेज। वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था GSM। इसके कितने यूज़र थे, 1 में इट वॉज 350 मिलियन GSM यूज़र्स एंड 2011 तक ओवर 5 बिलियन यूज़र्स हो गए थे। इट वॉज डेवलप्ड इन 1980s इन यूरोप। इनिशियल नेम क्या था इसका GSM का, ग्रुप स्पेशल मोबाइल, बट अब क्या नेम है, ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। नाउ कम्स द GSM आर्किटेक्चर। देख के आपको बहुत डरावना सा ये लग रहा होगा, 1 मिनट में सब समझ आ जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करना है हमें ये आर्किटेक्चर। इट गोज लाइक दिस, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। सबसे पहले हमारे पास होते हैं मोबाइल स्टेशन। मोबाइल स्टेशन किससे कनेक्टेड होते हैं, BTS से। BTS इज बेस्ड ट्रांसरिसीवर सिस्टम। ये हमारी सिग्नल प्रोसेसिंग करते हैं एंड इक्विपमेंट, मतलब हमारे मोबाइल स्टेशन को कंट्रोल करते हैं। और बहुत सारे BTS किससे कनेक्टेड होते हैं, एक एक BSC से। जैसे ये BTS 3-4 BSC से कनेक्टेड है, ऐसे यहाँ पे कनेक्टेड है। यहाँ पे 3 ही बनाए मैंने, पर बहुत सारे होते हैं। BTS किससे कनेक्ट होते हैं, BSC से। BSC क्या होता है, BSC इज बेस स्टेशन कंट्रोलर। बहुत सारे BSCs किससे ज्वाइंट होते हैं, MSC से। MSC क्या होता है,
मोबाइल स्विचिंग सेंटर, मोबाइल स्विचिंग सेंटर के पास कुछ डेटाबेस वगैरह होना चाहिए, तो इसके पास रजिस्टर्स होते हैं. क्या क्या होते हैं? EIR, HLR, VLR एंड AUC. ये सारी टर्म्स हम एक एक करके देखेंगे, पहले समझ लो. एंड MSC के पास एक स्पेशल चीज़ भी होती है, दैट इज OMC, ऑपरेशन मेंटेनेंस सेंटर. MSC जो है वो आगे फर्दर कनेक्टेड होता है किस किस से? PSTN से मतलब लैंडलाइन से, ISDN से मतलब इंटरनेशनल कॉलिंग से, या फिर डेटा नेटवर्क से. सो ये सारे पब्लिक नेटवर्क्स हैं. तो हमने क्या देखा GSM के आर्किटेक्चर पे? मोबाइल स्टेशन है, मोबाइल स्टेशन जो है वो BATS से कनेक्टेड होते हैं. बहुत सारे BTS जो हैं वो BSC से कनेक्टेड होते हैं. देन बहुत सारे BSCs जो हैं वो एक MSC से कनेक्टेड होते हैं. MSCs के पास कुछ स्पेशल टाइप के रजिस्टर्स होते हैं, ये 4 हमने मेंशन करे, और एक OMC भी होता है. MSC आगे फर्दर कनेक्टेड होता है पब्लिक नेटवर्क से. अब वो कुछ भी हो सकते हैं, लैंडलाइन नेटवर्क, इंटरनेशनल कॉलिंग या फिर डेटा नेटवर्क. अब ये जो है ये डिफरेंट कलर से आपको दिख रहा होगा. अब इन कलर्स का क्या मतलब है? सबसे पहले देखो, ये जो रेड वाली चीज़ है ना, ये जो दोनों चीज़ें रेड से बनाई है, इन दोनों को क्लब करके BTS और BSC को क्लब करके हम कहते हैं BSS, दैट इज बेस स्टेशन सबसिस्टम. देन उसके बाद ये जो MSC वाली चीज़ है पूरी ब्लू से बनाई है, इसको हम कहते हैं NSS, नेटवर्क स्विचिंग सबसिस्टम. एंड ये जो OMC है, दिस इज OSS. OSS इज ऑपरेशनल सपोर्ट सबसिस्टम. तो हमने कितने सबसिस्टम देखे? 1 यहाँ पे लिखा हुआ है. 1 इज BSS, देन सेकेंड इज NSS एंड थर्ड इज OSS. इसलिए मैंने कलर्स भी अलग बनाया ताकि आपको दिखे. एंड इसमें इंटरफेसेस होते हैं, जो ग्रीन लाइंस आपको दिख रही हैं, दीज आर द इंटरफेसेस. पहला इंटरफेस है GSM रेडियो एयर इंटरफेस. ये इंटरफेस किसके बीच में होता है? मोबाइल सिस्टम एंड BTS के बीच में. देन उसके बाद एक ABs इंटरफेस होता है, ये किसके बीच में होता है? BTS एंड BSCs के बीच में. देन हमारे पास A इंटरफेस होता है, ये होता है BSC एंड MSC के बीच में. देन उसके बाद एक और इंटरफेस होता है जिसे हम SS7 प्रोटोकॉल यहाँ पे वर्क करती है, पब्लिक नेटवर्क एंड MSC के बीच में. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. मैं आपको दोबारा लास्ट में एक्सप्लेन करूँगी, पहले एक एक टर्म का मतलब समझ लेते हैं. फर्स्ट इज मोबाइल स्टेशन. हमने सबसे पहले मोबाइल स्टेशन ही देखा था. मोबाइल स्टेशन इज मेड अप ऑफ 2 एंटिटीज. क्या क्या? मोबाइल इक्विपमेंट मतलब हार्डवेयर एंड द सिम, दैट इज सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल. नेक्स्ट जो पार्ट हमने देखा था वो देखा था BSS. BSS किस किस से बना था? BTS एंड BSC को जोड़ के BSS, वो रेड वाला पार्ट था. तो BSS ऑल्सो कॉल्ड एज रेडियो सबसिस्टम. तो ये क्या करता है? इट प्रोवाइड्स एंड मैनेजेस द रेडियो ट्रांसमिशन पाथ. रेडियो के ट्रांसमिशन पाथ को प्रोवाइड करता है मोबाइल स्टेशन और MSC के बीच में. इट ऑल्सो मैनेजेस द रेडियो इंटरफेस बिटवीन MS एंड ऑल अदर सब सिस्टम. हमने देखा था ना, यहाँ पे MS था, मोबाइल स्टेशन किससे कनेक्टेड था? हमारा BSS से, और BSS फर्दर आगे चीज़ों से कनेक्टेड था. तो इट मैनेजेस द रेडियो इंटरफेस बिटवीन MS और बाकी सारे सब सिस्टम्स के बीच में. अब जो BSS है, इट वॉज कनेक्टेड with many BTS and BTS were further connected with BSCs. तो BTS क्या है? BTS मतलब Base Transceiver System are responsible to provide coverage to multiple mobile stations on users. Then third part था हमारा blue color वाला part which was NSS. NSS क्या था? Network Switching Subsystem. इसका क्या काम है? It manages the switching functions of the system. It allows MSCs to communicate with other network. The next was OSS. OSS क्या था? Operational Support Subsystem. It supports the operation and maintenance of GSM and allows system engineers to monitor, diagnose, troubleshoot all aspects of GSM. नाम से पता चल रहा है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में हेल्प करेगा. इट सपोज वन और मोर OMC. OMC हमने देखा था ना, एक स्पेशल चीज़ थी. क्या था? ऑपरेशन मेंटेनेंस सेंटर. इसका क्या काम है? ऑपरेशन मेंटेनेंस क्या करता है? इट यूज टू मॉनिटर एंड मेंटेन द परफॉर्मेंस ऑफ ईच ब्लॉक ऑफ EGSM एंड ऑल्सो मैनेजेस द बिलिंग प्रोसेस. इस चीज़ में OMC हेल्प करता है. देन हमने इसमें बार बार वर्ड देखा है MSC. MSC क्या करता है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द कम्युनिकेशन बिटवीन 2 यूजर्स एंड इट इज़ यूज्ड फॉर कॉल सेटअप, कॉल लॉग एंड ऑथेंटिकेशन एंड हैंड ऑफ. देन हमारे पास MSC से कनेक्टेड कुछ स्पेशल टाइप के रजिस्टर्स थे, HLR, VLR, AUC. तो वो देखते हैं हम. HLR क्या है? होम लोकेशन रजिस्टर.
ये क्या है, इट इज़ अ डेटाबेस विच स्टोर्स द सब्सक्राइबर इन्फॉर्मेशन एंड लोकेशन इन्फॉर्मेशन फॉर ईच यूज़र रिसाइडिंग इन द सेम सिटी एज द MSC। देखो मैं बहुत अगर आसान तरीके से समझाऊँ, एक हमारे पास सेल है, एक हेक्सागोनल सेल है, उस सेल के अंदर बेस स्टेशन है, वो मतलब जो टावर है, वो टावर जो है वो बहुत सारे मोबाइल स्टेशन से कनेक्टेड है, ठीक है। देन ऐसे कुछ सेल्स को मिला के एक क्लस्टर फॉर्म होता है, वो जो क्लस्टर है वो किससे कनेक्टेड होता है, BSC से कनेक्टेड होता है। और ऐसे बहुत सारे क्लस्टर्स मतलब BSCs जो हैं वो आगे फर्दर किससे कनेक्टेड होते हैं, एक MSC से कनेक्टेड होते हैं। अब MSC को पावर चाहिए मतलब डेटा वगैरह स्टोर करने के लिए, तो उसके लिए उसके पास ये रजिस्टर्स होते हैं। अब HLR क्या करते हैं, ऐसे सब्सक्राइबर्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं जो उसकी होम लोकेशन के हो, मतलब उसी जगह के हो जहाँ का वो MSC है, मतलब एक ही सिटी में MSC है, उसी सिटी के अंदर आप रह रहे हैं जहाँ का आपने सब्सक्रिप्शन लिया है, वहीं से आप कॉलिंग और डेटा यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी इन्फॉर्मेशन HLR में स्टोर करेगा MSC। अब VLR क्या है, विजिटर लोकेशन रजिस्टर। अब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए तो आपका, जैसे आपकी स्टेट 1 है, आप 1 में रहते हो तो आपका इन्फॉर्मेशन HLR में स्टोर है। अगर आप स्टेट 1 से स्टेट 2 में गए तो स्टेट 2 का जो MSC है वो आपकी इन्फॉर्मेशन VLR में स्टोर करेगा, क्योंकि आप स्टेट 2 के लिए विजिटर हो, आप टेम्पररी आए हो उस जगह पे। सो VLR क्या है, इज अ डेटाबेस विच टेम्पररी स्टोर्स IMS इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी एंड कस्टमर इंफॉर्मेशन फॉर ईच रोमिंग सब्सक्राइबर हु इज विजिटिंग द कवरेज एरिया आउटर MSC। अपना जो उसका खुद का MSC है, जहाँ का उसका सब्सक्रिप्शन ले रखा है फ़ोन का, उससे बाहर कहीं जाके वो यूज़ कर रहा है, तो बाहर वाला MSC उस सब्सक्राइबर की इंफॉर्मेशन VLR में स्टोर करेगा इंस्टेड ऑफ HLR। Then you have AUC. AUC is Authentication Center. It is a strongly protected database which handles the authentication. EIR stands for Equipment Identity Register. EIR किस चीज़ में हेल्प करता है कि कोई भी आपका फ़ोन ऑल्टर हुआ है या फिर चोरी हो गया है तो उस चीज़ में EIR के पास इंफॉर्मेशन रहती है, वहाँ से आपकी हेल्प होती है। सो ये हमारे रजिस्टर्स थे। फिर उसके बाद एक अलग से टॉपिक आपका मेंशन्ड है एयर इंटरफेस। इंटरफेस तो हमारे पास 3-4 थे, क्या क्या थे याद है, याद करो, डायग्राम याद आ रहा है। पहली एयर इंटरफेस थी, देन AB's इंटरफेस थी, देन A इंटरफेस एंड देन SS7 प्रोटोकॉल। तो जो पहली वाली लाइन थी ना वो एक्सप्लिसिटली मतलब एयर इंटरफेस एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है, इसलिए मैंने उसके बारे में अलग से भी लिख के दे दिया है। एयर इंटरफेस इज द इंटरफेस बिटवीन द मोबाइल स्टेशन एंड द फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। बाकी का जो बचा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके और मोबाइल स्टेशन के बीच का जो इंटरफेस है उसे हम एयर इंटरफेस कहते हैं। It is one of the most important interfaces of the GSM system. देन उसके बाद हमारे पास कुछ डिफरेंट बैंड्स हैं GSM में। डुअल बैंड होता है, ट्राई बैंड होता है एंड क्वाड बैंड होता है। डुअल बैंड में हमारे पास 2 फ्रीक्वेंसीज चलती हैं, 900 एंड 1800। ट्राई बैंड में हमारे पास 900, 1800 एंड 1900 एंड क्वाड बैंड में 4 चलती हैं, 850, 900, 1800 एंड 1900। देखो अब हमने इसकी थ्योरी पढ़ ली, अब एक बार डायग्राम और समझते हैं, अब आपको बिल्कुल माइंड में बैठ जाएगा। हमें जाना है लेफ्ट टू राइट। फर्स्ट इज मोबाइल स्टेशन। मोबाइल स्टेशन किससे कनेक्टेड है, BSS से। BSS में 2 चीज़ें हैं, BTS एंड BSC। ये फर्दर किससे कनेक्टेड है, NSS से। NSS में क्या है हमारे पास, MSC और क्या है, OMC अलग से क्या कहलाएगा, OSS ऑपरेशनल सपोर्ट सब सिस्टम। एंड देन ये फर्दर किससे कनेक्टेड है, पब्लिक नेटवर्क से। और हमारे पास 4 इंटरफेसेस हैं। एयर इंटरफेस जिसके बारे में अलग से भी पढ़ा हमने, देन AB's इंटरफेस, A इंटरफेस एंड SS7 प्रोटोकॉल। और MSC को हेल्प करने के लिए हमारे पास कुछ रजिस्टर्स हैं, EIR, HLR, VLR एंड AUC। AUC के अंदर EIR होता है एंड HLR, VLR हमें समझ आ गया। OMC हमने समझ लिया, ऑपरेशन मेंटेनेंस का काम करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट GSM आर्किटेक्चर। अब GSM के हैंड ऑफ देखते हैं। टाइप्स ऑफ GSM हैंडओवर्स क्या क्या है हमारे पास, हैंड ऑफ या हैंडओवर 4 टाइप के हैं हमारे पास। अब ये वाले 4 टाइप समझने से पहले एक चीज़ समझाती हूँ तो आपको ये फटाफट समझ आएगा। सबसे पहले हमारे पास मोबाइल स्टेशन होते हैं। बहुत सारे मोबाइल स्टेशन कनेक्टेड होते हैं BTS से, बहुत सारे BTS कनेक्टेड होते हैं BSC से एंड बहुत सारे BSC किससे कनेक्टेड होते हैं, एक MSC से। ठीक है, अब समझते हैं। ये पहला है इंट्रा BTS हैंडओवर। इसका क्या मतलब है, this occurs if it is required to change the frequency or slot being used by the mobile user
because of interference or any other reason. In this, the mobile remains attached to the same base station transceiver बट चेंजेस द चैनल और स्लॉट. इसका क्या मतलब है कि जो मोबाइल स्टेशन है वो सेम BTS से कनेक्टेड ही रहता है, उसी की रेंज के अंदर है, बट इंटरफेरेंस या किसी और रीज़न की वजह से उसका जो चैनल है या फिर फ्रीक्वेंसी है वो हमें चेंज करनी पड़ती है. तो ऐसे हैंड ऑफ को हम कहेंगे इंट्रा BTS हैंड ओवर या हैंड ऑफ. सेकेंड है इंटर BTS या फिर इंट्रा BSC. नाम से ही पता चल रहा है इंटर BTS मतलब किसी और BTS में जाएगा बट उनका BSC सेम होगा. पढ़ लेते हैं. इट अकर्स व्हेन द मोबाइल मूव्स आउट ऑफ द कवरेज एरिया ऑफ वन BTS बट इनटू अनदर कंट्रोल्ड बाय द सेम BSC. In this instance, the BSC is able to perform the handover and it assigns a new channel and slot to the mobile before releasing to the old BTS from communicating with the mobile. इसमें क्या मतलब है, BSC कॉमन है एंड डिफरेंट BTS से कनेक्टेड है. BTS 1 से दूर जा रहा है एंड BTS 2 के पास आ रहा है. जो BSC है वो हैंडओवर को टैकल करेगा, एक से ब्रेक करेगा कनेक्शन एंड दूसरे से ज्वाइन करेगा. तो पहले दूसरे से ज्वाइन होगा एंड देन ब्रेक होगा. सो दिस वाज इंटर BTS इंट्रा BSC हैंडओवर. नेक्स्ट इज इंटर BSC हैंडओवर. इंटर BSC मतलब अब BSC डिफरेंट हो गया, अब एक बड़ी लोकेशन से वो दूसरी बड़ी लोकेशन पे जा रहा है, तो BSCs के अंदर हैंडओवर होगा. और इसे कौन टैकल करेगा? ऑब्वियसली MSC कंट्रोल करेगा. BSC के ऊपर कौन है? MSC है. When mobile moves out of the range of cells controlled by one BSC, a more involved form of handover has to be performed. Handing over not only from one BTS to another, but from one BSC to another. एक BSC से दूसरे BSC के ऊपर हैंडओवर देना है और इसको कौन कंट्रोल करेगा? एक MSC कंट्रोल करेगा. देन फोर्थ टाइप है हमारा इंटर MSC हैंडओवर. अब इंटर MSC समझ आ रहा है, अब MSC ही चेंज हो जाएगा मोबाइल स्टेशन का. इट अकर्स व्हेन चेंजिंग बिटवीन द नेटवर्क्स. पूरे नेटवर्क चेंज हो रहे हैं. द टू MSCs इन्वॉल्व्ड नेगोशिएट टू कंट्रोल दी हैंडओवर. अब ये MSC आपस में कम्युनिकेट करके हैंडओवर को टैकल करते हैं या फिर कंट्रोल करते हैं. तो ये 4 टाइप के हैंडओवर हैं. क्या क्या थे? BTS, एक ही BTS के अंदर. देन उसके बाद हमने देखा 2 BTS के अंदर जिसको कंट्रोल करेगा BSC. देन हमने देखा 2 BSCs के अंदर जिसको कंट्रोल कर रहा था MSC. देन हमने देखा 2 MSCs के बीच में जिसको MSC ही खुद आपस में कंट्रोल करेंगे. टॉपिक 6 है हमारे पास चैनल एलोकेशन इन सेल्यूलर सिस्टम. अब आप एक चीज़ समझिए, एक सेल है आपके पास, मतलब एक हेक्सागोनल शेप सेल है, उसके अंदर आपके पास एक बेस स्टेशन है. बेस स्टेशन सब कुछ हैंडल कर रहा है आपके सारे मोबाइल सिस्टम्स को. अब हर बेस स्टेशन के पास फिक्स नंबर ऑफ चैनल्स होते हैं जिसके ऊपर काम चल रहा होगा. फ्रीक्वेंसी रीयूज़ का कॉन्सेप्ट देखा था ना हमने कि हर जो सेल है वो एक अलग फ्रीक्वेंसी, एक अलग चैनल पे वर्क कर रहा है. तो यहाँ पे वो चैनल असाइनमेंट किस तरीके से होते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है. अब FCA क्या है? फिक्स चैनल असाइनमेंट. इसमें क्या होता है, एक सेल के पास ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ वॉइस चैनल्स होते हैं. मतलब नंबर सेट होता है कि एक सेल के पास इतने ही चैनल होंगे, उसे इतने चैनल्स को यूज़ करके ही जितने भी मोबाइल स्टेशन है उन्हें सर्विस प्रोवाइड करनी है, कॉलिंग वगैरह देनी है. अगर एक कॉल करी गई है यूज़र के थ्रू एक सेल के अंदर ही, ओनली एन अवेलेबल अनयूज्ड चैनल इन दैट पर्टिकुलर सेल में बी यूज्ड. क्या मतलब है इसका? एक सेल के अंदर एक यूज़र है, उस यूज़र ने कॉल करी तो कॉल किस चैनल पे चलेगी? कोई भी ऐसा अवेलेबल अनयूज्ड जो चैनल होगा उसी पे कॉल चल सकती है. इफ़ ऑल द चैनल्स आर ऑक्यूपाइड, जैसे प्री डिफाइंड, जैसे 10 चैनल गिवन है एक सेल को, तो वो 10 के 10 अगर ऑक्यूपाइड है तो कॉल ब्लॉक हो जाएगी और सर्विस डिनाई हो जाएगी कि ये सर्विस अभी प्रोवाइड करी नहीं जा सकती, ऑल द चैनल्स आर बिजी. देन सेकेंड टाइप है हमारे पास BCA, दैट इज़ बोरोइंग चैनल असाइनमेंट. इसमें क्या होता है, एक सेल A है और एक सेल B है. सेल A के पास अभी चैनल्स फ्री पड़े हुए हैं बट सेल B के सारे चैनल्स ऑक्यूपाइड हैं. सेल B के पास एक न्यू कॉल आई पर उसके पास कोई चैनल नहीं है उसे सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उस कॉल को. तो वो क्या करेगा, सेल A से बोरो कर लेगा एक चैनल. और इस बोरोइंग प्रोसेस को कौन देखता है? MSC सुपरवाइज करता है ताकि कोई भी इंटरफेरेंस ना हो. हमने फ्रीक्वेंसी रीयूज़ कॉन्सेप्ट में क्या देखा था कि सेल्स जो हैं एडजेसेंट सेल, आसपास वाले एक पर्टिकुलर एरिया तक के सेल्स सेम चैनल नहीं यूज़ कर सकते. बट यहाँ पे BCA में ये स्ट्रैटेजी है कि वो बोरो कर लेंगे उससे
चैनल को। नेक्स्ट है DCA। DCA इज डायनेमिक चैनल असाइनमेंट। इसमें क्या होगा, इंस्टेड ऑफ बोरोइंग द चैनल्स टू डिफरेंट सेल्स परमानेंटली, BSC हैज़ टू रिक्वेस्ट अ चैनल फ्रॉम द MSC whenever a call request is made। इसमें कोई भी ऐसे प्री डिफाइंड चैनल्स एलोकेट नहीं होते। जैसे ही आपके पास डिमांड आई, आप MSC को आगे बोलो कि मेरे पास डिमांड आई है, आप मुझे चैनल प्रोवाइड करो, तो MSC एक एल्गोरिथम यूज़ करके एलोकेट करता है चैनल को जितनी भी रिक्वेस्ट आई हैं सेल्स के थ्रू। और ये जो एल्गोरिथम है क्या करता है, किस चीज़ का ध्यान रखता है, ताकि कॉल ब्लॉकिंग ना हो, हम रीयूज़ कर सके। फ्रीक्वेंसी रीयूज़ का कॉन्सेप्ट है। फ्यूचर ब्लॉकिंग को भी देखता है, चैनल के डिस्टेंस को देखता है, और कॉस्ट फंक्शन, ये सारी चीज़ें यूज़ करके एल्गोरिथम वर्क करता है एंड MSC चैनल एलोकेट करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टॉपिक 7, दैट इज CDMA। ये मैंने ऊपर कहा था ना कि हम पढ़ेंगे कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसमें एक वर्ड आता है सूडो नॉइज जनरेटर, जो कि जनरेट करते हैं सूडो नॉइज सीक्वेंस। इस चीज़ को याद रखना। CDMA बेसिकली क्या है, हमें एक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना है, तो ट्रांसफ़र करने का क्या तरीका हो ताकि इंटरफेरेंस ना हो पाए। सो CDMA वॉज एन इनोवेटिव यूज ऑफ डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड spectrum technology used to provide multiple access scheme for mobile telecommunication and other wireless system। इसमें क्या है, हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है, उसको हम एक्सॉर करते हैं। ये एक्सॉर का सिंबल है। एक्सॉर करते हैं किसके साथ, एक और कोड के साथ जिसे हम कहते हैं वॉल्श कोड। ये कोई भी रैंडम कोड जनरेट होता है। इन दोनों को कंबाइन करके एक्सॉर ऑपरेशन करके कैरियर सिग्नल बनता है, और कैरियर सिग्नल को सेंड करा जाता है चैनल पे। सो ये है CDMA की टेक्निक। ऑल यूजर सेंड एंड रिसीव डेटा एट द सेम टाइम एंड एट द सेम फ्रीक्वेंसी बट इन कोड। अगर आप लोगों को इस टाइम पे FDMA और TDMA मतलब फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस एंड टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस नहीं याद है तो ये नहीं समझ आया होगा। मैं एक बार हेल्प करती हूँ। देखो, हमारे पास जो चैनल होता है, जैसे सेंडर है और ये रिसीवर है, तो चैनल पे हमें कुछ डेटा भेजना है, सिग्नल सेंड करने हैं। तो उसके क्या तरीके हो सकते हैं। अगर हम एक ही टाइम पे एक ही सिग्नल भेजेंगे तो फिर बाकी सारी रिक्वेस्ट हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो हमें एक ही चैनल पे मल्टीपल कैरियर सिग्नल्स भेजने होते हैं। अब उन सिग्नल्स में इंटरफेरेंस ना हो, ये हमें मेक श्योर करना है। अब वो मेक श्योर कैसे करेंगे, उसकी टेक्निक्स होती है। पहली होती है फ्रीक्वेंसी डिवीजन, कि उस चैनल में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बांट दो और अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल्स को भेजो। ये एक तरीका था। देन था TDMA, टाइम डिवीजन, के अलग अलग टाइम सीक्वेंस पे भेजो, वो एक तरीका था। देन नेक्स्ट तरीका था हमारे पास CDMA, जो हमने अभी पढ़ा। इसमें क्या करते हैं, हम चैनल को डिवाइड नहीं करेंगे किसी भी फ्रीक्वेंसी या कुछ, पूरा का पूरा सेम चैनल ही यूज़ करा, हमने उसे डिवाइड नहीं करा फ्रीक्वेंसी या किसी चीज़ में, और उसमें इन्फॉर्मेशन भेजी, बट इन्फॉर्मेशन आपस में मिसमैच नहीं होगी, जुड़ेगी नहीं, इंटरफेरेंस नहीं होगा या फिर स्टील नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, हम उसके साथ एक्सॉर ऑपरेशन कर रहे हैं कोड का, और ये जो कोड है ये रिसीवर को ही पता होगा, कोई और बीच से लेने की कोशिश करेगा तो उसे नहीं पता होगा। तो यहाँ पे हमने इसको जोड़ा एक रैंडम कोड के साथ और सिग्नल भेज दिया अपने चैनल पे। ऐसे ही बहुत सारे सिग्नल्स भेजे। अब हर इन्फॉर्मेशन के साथ एक अलग टाइप का वॉल्श कोड जुड़ा हुआ है, और ये वॉल्श कोड की इन्फॉर्मेशन रिसीवर के पास ही है। जब वहाँ पे पहुँचेगा तो वो उसे डिकोड करेगा और कैरियर सिग्नल में से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेगा रिसीवर। सो ये कॉन्सेप्ट है CDMA का। सो नाउ आई होप आपको ये वाली लाइन समझ आई होगी। ऑल यूजर सेंड एंड रिसीव डेटा एट द सेम टाइम एंड एट द सेम फ्रीक्वेंसी बट इन कोड की फॉर्म में, और ये कोड की नॉलेज रिसीवर और सेंडर दोनों को होती है। फीचर क्या क्या है इसके, ऑल यूजर यूज द सेम फ्रीक्वेंसी एंड मे ट्रांसमिट साइमल्टेनियसली, एक साथ सब ट्रांसमिट कर सकते हैं सेम फ्रीक्वेंसी पे। नैरो बैंड सिग्नल स्प्रेड ओवर अ वाइड बैंड सिग्नल यूजिंग अ कोड वर्ड, ये मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन करा। रिसीवर्स डिटेक्ट ओनली द डिजायर्ड कोड वर्ड्स, उसके पास तो बहुत सारे सिग्नल्स आ रहे हैं, वो सिर्फ डिजायर्ड कोड वर्ड वाले जो उसको उसके लिए इंटेंडेड है इन्फॉर्मेशन, वही वाला कोड वर्ड वाला सिग्नल उठाएगा, और बाकी सब उसको एज अ नॉइज लगेंगे, मतलब वेस्ट सिग्नल्स लगेंगे। रिसीवर मस्ट नो द ट्रांसमिटर कोड वर्ड, इसमें बहुत ज़रूरी है कि रिसीवर को पता हो कि मेरी इन्फॉर्मेशन जो है उसमें कौन सा कोड वर्ड अटैच हुआ है, ताकि वो उसे अपने एंड पे डिटैच करके यूज़ कर ले। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इंक्रीज़ कर दी हमने कैपेसिटी, वॉइस क्वालिटी इंक्रीज़ हो गई। क्यों, क्योंकि एक बड़ा आपको चैनल मिल रहा है, फ्रीक्वेंसी डिवाइड नहीं हुई है, टाइम भी सेम टाइम पे हो रहा है।
एलिमिनेटिंग द ऑडिबल इफेक्ट्स ऑफ मल्टीपाथ फेडिंग, वो भी हट गया। इनहांस प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी, ऑब्वियसली एक कोड जुड़ गया, इनकोड आपने कर दिया है तो उसको कोई और चोरी भी नहीं कर सकता आपके चैनल में से, गलत रिसीवर को भी नहीं मिल सकता क्योंकि उसे कोड ही नहीं पता, वो डिकोड कैसे करेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं उसे। एंड रिड्यूस द इंटरफेरेंस टू अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। बट इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि वाइड बैंड पावर यूजर रिक्वायर्ड एंड प्रिसीजन कोड सिंक्रोनाइजेशन इज नीडेड। टॉपिक 8 इज GPRS। अगर आपने GSM समझा है तो GPRS फटाफट समझ आ जाएगा। GPRS जो है वो 2.5G टेक्नोलॉजी है, GSM जो थी वो 2G टेक्नोलॉजी थी, राइट। जो प्रॉब्लम थी GSM में वो सॉल्व करी GPRS ने। क्या प्रॉब्लम थी कि डेटा एक्सेस स्पीड जो थी वो स्लो थी GPRS में, इट वॉज 14.4 kbps। GPRS स्टैंड्स फॉर जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। GPRS क्या है, एक्सटेंशन है GSM का, जो GSM का आर्किटेक्चर है उसी के ऊपर GPRS बना है कुछ चीज़ें ऐड करके। क्या चीज़ें ऐड करके वो भी नीचे जब आर्किटेक्चर आएगा आई विल शो यू। एंड स्पेशली यूज फॉर हायर डेटा ट्रांसफर rate. GPRS technology was established to provide higher data rate as compared to GSM. GPRS is the packet-based and continuous wireless internet service which offer data rates from 56 kbps to 172 kbps for computers and mobile users. GPRS technology is that it works with the packet switched data rather than circuit switched data, and packet switching efficiently utilizes available capacity of the system. GPRS also supports unicast, broadcast and multicast services. अब next हमें देखना है GPRS का architecture. सो दिस इज़ द GPRS आर्किटेक्चर। जो भी रेड से चीज़ें बनी है मैंने अलग से हाईलाइट कर दिया ताकि आपको एकदम से डिफ्रेंशिएट हो जाए। सिर्फ वो चीज़ें अलग है GPRS आर्किटेक्चर में, बाकी जो है ब्लू वाली चीज़ें हैं सब की सब सेम है जो कि GSM में थी। अब इसे समझते हैं, इसे हम नीचे से ऊपर समझेंगे। जो मोबाइल स्टेशन होता है उसमें सिम होता है विच इज सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। बहुत सारे मोबाइल स्टेशंस किससे कनेक्टेड होते हैं, BTS से, ये हमने पहले भी देखा था। बहुत सारे BTS किससे कनेक्टेड होते हैं, BSC से। अब जो BSC है वो एक न्यू चीज़ से कनेक्टेड है, दैट इज PCU। PCU स्टैंड्स फॉर पैकेट कंट्रोल यूनिट। अब जो PCU है उसका क्या काम होता है, वो डेटा को सेपरेट करता है। जो BSC आउटपुट देता है उसको सेपरेट करने का काम PCU का है। PCU क्या करता है, जो भी वॉइस से रिलेटेड चीज़ें वो MSC को देगा जैसे हम GSM में देते थे, और PCU क्या करेगा, एक न्यू डिवाइस को देगा डेटा से रिलेटेड चीज़ें, SGSN को देगा जो भी डेटा से रिलेटेड चीज़ें। तो PCU का क्या काम है, डिफ्रेंशिएट करना, सेपरेट करना वॉइस वाली चीज़ों को और डेटा वाली सर्विसेज। MSC हमें पता है, MSC के पास फर्दर कुछ चीज़ें कनेक्टेड होते हैं, इसे क्या कहते हैं हम जल्दी बताओ, रजिस्टर्स। क्या क्या होते हैं, HLR, VLR एंड EIR एंड AUC। ठीक है, इसमें VLR नहीं है, HLR है, EIR एंड AUC है बस। देन MSC एक फर्दर न्यू चीज़ से कनेक्टेड है विच इज़ GMSC, इसे कहते हैं गेटवे मोबाइल स्विचिंग सेंटर। ये आगे फर्दर PSTN मतलब वॉइस कॉल के लिए आगे कनेक्टेड होता है। एंड यहाँ पे ये दो न्यू चीज़ें आई हैं, SGSN एंड GGSN. SGSN stands for Servicing GPRS Support Node and GGSN stands for Gateway GPRS Support Node. ये फर्दर इंटरनेट से आगे कनेक्टेड होता है। अब ये जो रजिस्टर्स हैं ये लेफ्ट साइड को भी सपोर्ट करते हैं, राइट साइड को भी, दोनों चीज़ें ये रजिस्टर्स को यूज़ करते हैं। और ये जो है ये GSM का ही कोर नेटवर्क है अगर आप याद करो, और ये जो राइट वाला है ये GPRS का कोर नेटवर्क है, राइट। अब आपने देख लिया मोबाइल स्टेशन सेम है, BTS सेम है, BSC सेम है, ये PCU न्यू चीज़ आई है इसमें। देन उसके बाद ये MSC सेम है, ये रजिस्टर सेम है, GMSC न्यू चीज़ आई है, एंड यहाँ पे राइट साइड पे ये दोनों गेटवे न्यू आए हैं। अब इन सबको एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट वी हैव मोबाइल स्टेशन, इट कंप्लीट यूजर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू इंटरैक्ट विद द GPRS नेटवर्क। नेक्स्ट है उसके बाद बेस स्टेशन सबसिस्टम BSS विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन रेडियो कनेक्शन विद MS मतलब मोबाइल स्टेशन एंड कोडिंग डिकोडिंग ऑफ वॉइस। एवरी BSS ऑफ नेटवर्क इज कंट्रोल्ड बाय BSC विच इज़
बेस स्टेशन कंट्रोलर। इसके बाद न्यू चीज़ आई थी PCU, मैंने बताया आपको, पैकेट कंट्रोल यूनिट। इट डिटेक्ट्स दैट डेटा इज टू बी राउटेड टू पैकेट स्विच और सर्किट स्विच, पैकेट स्विच में भेजना है या फिर सर्किट स्विच में भेजना है। देन उसके बाद MSC, अगर वॉइस वाली चीज़ है तो MSC के पास जाएगी, लेफ्ट साइड पे जो बना था। MSC मैंने यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन नहीं करा है, वहीं से हम आपको लिखना है जो हमने GSM में पढ़ा था। नेक्स्ट चीज़, MSC के बाद किसके पास जा रहा था? GMSC। GMSC क्या है? गेटवे मोबाइल स्विचिंग सेंटर। इट इज़ अ टाइप ऑफ MSC विच इज़ यूज टू राउट कॉल्स आउटसाइड द मोबाइल नेटवर्क। देन उसके बाद जो भी हमारे पास डेटा वाली चीज़ें वो राइट साइड पे जा रही थी, वहाँ पे क्या थी? दो चीज़ें न्यू थी, SGSN एंड GGSN। ये दोनों क्या हैं? SGSN stands for Servicing GPRS Support Node, GGSN stands for Gateway GPRS Support Node। दोनों ही गेटवे का काम करते हैं, बस डिफरेंस इतना सा है कि SGSN जो है वो इंटरनल नेटवर्क के लिए गेटवे का काम करता है एंड GGSN जो है वो आउटसाइड वर्ल्ड के लिए गेटवे का काम करता है। इसके बाद हमारे पास कुछ रजिस्टर्स थे, HLR, EIR एंड AUC। ये हम ऑलरेडी GSM में भी पढ़ चुके हैं, तो इसमें मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रही। देन हमारे पास है फीचर्स ऑफ GPRS। पहला है SMS, देन है EMS, देन है MMS मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस, एंड देन है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ये तो हम पूरा इन्हांस्ड वर्जन, अभी पूरा एक टॉपिक है इसी यूनिट का लास्ट टॉपिक, वो हम अच्छे से करेंगे। ये आप एक बार रीड कर लेना, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही, इट इज़ वेरी ईजी। देन नेक्स्ट टॉपिक है इश्यूज इन मोबाइल कंप्यूटिंग। क्या क्या इश्यूज हैं? ड्यू टू इट्स नोमैटिक नेचर इट इज़ नॉट ईजी टू मॉनिटर प्रॉपर यूसेज। देन मोबाइल कंप्यूटिंग में और क्या इश्यूज हो सकते हैं? हैकिंग का होता है, पायरेसी का होता है, मेलिशियस डिस्ट्रक्शन होता है, फ्रॉड्स होते हैं। देन इश्यूज विद अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा एंड इंफॉर्मेशन बाय हैकर्स। देन प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इरेडिकेट। आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब ऑथेंटिकेशन और वेरिफिकेशन का जो थेफ्ट है उसको हटाना बहुत ही मुश्किल है मोबाइल कंप्यूटिंग में। देन क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन इज ऑल्सो बिग प्रॉब्लम इन मोबाइल कंप्यूटिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज 3 टायर आर्किटेक्चर फॉर मोबाइल कंप्यूटिंग। ये भी आ जाता है कई बार, तो इसे ध्यान से समझना। इसमें 3 लेयर्स होती हैं, क्लाइंट टायर, बिजनेस लॉजिक टायर एंड डेटाबेस टायर। अगर आए तो ये डायग्राम आप ड्रॉ करिएगा। इन तीनों को मैं नीचे एक्सप्लेन करती हूँ। जो क्लाइंट टायर है उसे हम प्रेजेंटेशन टायर भी कहते हैं, इट इज़ द टायर 1। ये बेसिकली क्या है? यूज़र फेजिंग सिस्टम है, मतलब जो यूज़र देखेगा। दीज एप्लीकेशन रन ऑन क्लाइंट डिवाइसेस एंड अदर यूज़र इंटरफेसेस। दिस टायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द एंड यूज़र। इट इंक्लूड्स द वेब ब्राउजर्स एंड कस्टमाइज क्लाइंट प्रोग्राम्स। देन सेकेंड टायर है हमारा एप्लीकेशन टायर, जिसे हम बिजनेस लॉजिक लेयर भी कहते हैं। इट परफॉर्म्स द बिजनेस लॉजिक ऑफ प्रोसेसिंग यूजर इनपुट, ऑब्टेनिंग डेटा एंड मेकिंग decisions. This tier provides data for rendering in the presentation tier. These functions are implemented using middleware software such as Cobra and user facing softwares. It includes Java, .NET, PHP, JSP. अब यहाँ पे वो वाली सारी लैंग्वेजेस यूज होंगी जो कि लॉजिक बिल्डिंग करती है, जिसमें लॉजिक्स लिख सकते हैं हम। Then last and the third tier is data tier. It is used to store data needed by application and can respond to both temporary and permanent data. Data can be stored in any form and database. Database middleware runs the application program and database. तो ये हमारा 3 टायर आर्किटेक्चर क्या क्या है? क्लाइंट या फिर प्रेजेंटेशन टायर, देन एप्लीकेशन या फिर बिजनेस लॉजिक टायर, देन है डेटा टायर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिज़ाइन कंसिडरेशंस फॉर मोबाइल कंप्यूटिंग। इसमें क्या क्या आपको डिसाइड करना है कि यू वांट टू बिल्ड अ रिच क्लाइंट, अ थिन वेब क्लाइंट या फिर रिच इंटरनेट एप्लीकेशन। आपको डिटरमाइन करना होगा कैसी डिवाइसेस को आप सपोर्ट करना चाहते हैं। यू नीड टू इंश्योर दैट योर डिज़ाइन इज क्रॉस ब्राउजर इनेबल्ड, लिमिटेड बैंडविड्थ केपेबल व्हेन रिक्वायर्ड। ये चीज़ आपके डिज़ाइन में होनी चाहिए। डिज़ाइन अ UI appropriate for mobile devices using touch, voice and key-based input. Design a layered architecture for mobile devices that improves reuse and maintainability. Design considerations आपको ये सारी रखनी चाहिए। और क्या considerations होंगी? बैटरी, सिक्योरिटी, कॉस्ट, स्पीड, मेमोरी यूसेज, कनेक्टिविटी। ये मैंने बहुत जल्दी कवर किया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। The next topic we have is mobile file systems. It allows mobile users to run application that access shared files over a mobile network. ये एक लाइन में ये मोबाइल फाइल सिस्टम का मतलब है। Synchronized mobile file system check user workload and minimize the file size.
जो मोबाइल फाइल सिस्टम्स है वो आपस में सिंक्रोनाइज्ड हैं एंड वो चेक करते हैं कि कितना वर्कलोड है एंड उस हिसाब से फाइल साइज को मिनिमाइज करते हैं. इट प्रोवाइड्स लोकेशन ट्रांसपेरेंसी, इट प्रोवाइड्स कैश कंसिस्टेंसी एंड इट प्रोवाइड्स scalability. Next topic we have is mobile databases. It is a database that is transportable, portable and physically detached from the enterprise database server but has connectivity through wireless network या फिर communication channels. A mobile database can access corporate data on mobile devices or transmit data from corporate databases. ये बहुत ही सिंपल इंग्लिश लिखी हुई है इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर रही, और ये वाले जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ना ये बस आपको पता होने चाहिए. ऐसा श्योर नहीं है कि ये आएंगे ही आएंगे, ओके, बट पता ज़रूर होने चाहिए. फर्स्ट क्वेश्चन में मैंडेटरी पॉइंट्स की तरह आ सकता है ये. नेक्स्ट इज कंसिस्टेंट database access is desired in mobile databases during communication and synchronization. Last is existing corporate applications can be modified to work with mobile databases. So this was about mobile databases, mobile file system. Next topic देखते हैं. Next and the last topic for unit 1 of mobile computing is WAP. WAP stands for Wireless Application Protocol. This protocol is designed for micro browsers and it enables access to the internet in mobile devices. इसका आर्किटेक्चर देखना है और प्रोटोकॉल स्टैक देखना है. ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आ चुका है और बहुत बार आता भी है, इसको ध्यान से समझना. और इस वीडियो के लास्ट में ना मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगी यूनिट 1 के कि किन किन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है आने की, तो उसको अच्छे से करके जाना. सो इट स्पेसिफाइज द लेयर for specifying the communication and optimal use of wireless application services. Objective क्या है WAP का? To allow wireless devices to access specifically designed applications for mobile devices, typically text and menu driven, for example email, web browsing, ये सब. Protocol stack is divided into 5 layers. 5 layers हैं इसकी protocol stack में. ये सारी layers बहुत important है, ध्यान से सुनना. First is the application layer. It contains wireless application environment WAE. ठीक है, mobile devices scripting language and content development programming language like XML and JavaScript. application layer में ये सब होता है. Next is your session layer. It contains wireless session protocol. ये WSP यूज़ करता है. Then it provides fast connection, suspension and reconnection. Session layer का ये काम है. Next is transaction layer. It contains wireless transaction protocol WTP को यूज़ करता है. It runs on the top of UDP and it is a part of TCP/IP and offers transaction support. देखो जो नाम है ना उसी से ये उनका काम भी है, तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा. Then next is your security layer. It contains wireless transport layer security, मतलब WTLS प्रोटोकॉल यूज़ करता है. It offers data integrity, privacy and authentication. देखो security नाम है तो security provide कर रहा है. Last is the transport layer. It contains wireless datagram protocol WDP को यूज़ करता है ये. It provides consistent data format to higher layers of WAP protocol स्टैक. तो हमारे पास कितनी लेयर है? एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांजैक्शन लेयर, सिक्योरिटी लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर. जब भी WAP का क्वेश्चन है तो आपको ये डायग्राम बना के आना है. आप इसको और भी बॉक्सेस के अंदर डाल सकते हैं. इन सबको भी क्या क्या है? एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांजैक्शन लेयर, सिक्योरिटी लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर. एंड ये कौन कौन सी प्रोटोकॉल्स यूज़ करती हैं? एप्लीकेशन लेयर WAE, सेशन लेयर WSP, ट्रांजैक्शन लेयर WTP, सिक्योरिटी लेयर WTLS एंड ट्रांसपोर्ट लेयर WDP. ठीक है, इट इज़ AST ऐसे याद रखना है इसे. देन हमें ये सारी प्रोटोकॉल्स के बारे में भी लिख के आना होगा अगर क्वेश्चन आता है तो. फर्स्ट इज डेटाग्राम प्रोटोकॉल. इट डिफाइंस द मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन अंडर वायरलेस IP नेटवर्क एज ट्रांसपोर्ट लेयर टू अपर लेयर ऑफ प्रोटोकॉल stack. It performs basic tasks like port addressing, segmentation of datagrams and reassembly of packet at receiving end. It does not confirm datagram delivery, recent lost packet or correct errors during transmission. Next was WTLS.
WTLS, वायरलेस ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ये प्रोटोकॉल क्या करती है? इट इज़ अ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल विच इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोटोकॉल स्टैक। इट इज़ बेस्ड ऑन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। इट प्रोवाइड्स डेटाग्राम लेयर सिक्योरिटी बिटवीन WAP क्लाइंट एंड गेटवे या फिर proxy. It is used to encrypt information. It is used for data integrity, privacy and authentication. ये जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था प्रोटोकॉल स्टैक का, इसको हम नीचे से ऊपर प्रोटोकॉल समझ रहे हैं। अभी हमने डेटाग्राम प्रोटोकॉल देखी, WTLS प्रोटोकॉल देखी, अब हम WTP देखेंगे, देन ये देखेंगे, देन WAE देखेंगे। ओके, कंफ्यूज मत होना कि कौन सी लेयर कौन सी प्रोटोकॉल की बात हो रही है, हम नीचे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। देन नीचे से जो थर्ड प्रोटोकॉल थी वो थी वायरलेस ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल। इट इज स्टैंडर्ड डेडिकेटेड टू मोबाइल टेलीफोनी। इट इज अ लेयर ऑफ प्रोटोकॉल दैट स्टैंडर्डाइजेस द ब्रिंगिंग ऑफ इंटरनेट टू द मोबाइल phones. It runs on top of UDP and performs many of the same tasks as TCP in a very simplified manner. Each transaction has a unique identifier, acknowledgements and automatic repeat request for transmission. It avoids repeated transmission. 3 classes हैं इस ट्रांजेक्शन में, 0, 1 and 2. क्लास 0 क्या करती है? इट प्रोवाइड्स अनरिलायबल मैसेज ट्रांसफर विदाउट एनी रिजल्ट मैसेज। ठीक है, अनरिलायबल मैसेज ट्रांसफर क्लास 0 प्रोवाइड करती है। क्लास 1 क्या करती है? इट ऑफर्स रिलायबल ट्रांजेक्शन सर्विस बट विदाउट अ रिजल्ट मैसेज। एंड क्लास 2 क्या प्रोवाइड करती है? इट प्रोवाइड रिलायबल रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ट्रांजेक्शन। मतलब क्लास 0 क्या करती है? अनरिलायबल मैसेज ट्रांसफर और कोई भी रिजल्ट मैसेज नहीं होगा। क्लास 1 ने क्या करा? रिलायबल ट्रांजैक्शन सर्विस दी विदाउट रिजल्ट मैसेज। क्लास 2 ने क्या करा? रिलायबल रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ट्रांजैक्शन दिया। Next we have is wireless session protocol. It is open standard for maintaining high level session. It offers session in normal web browsing. Session that starts when user connects to one URL and ends when the user leaves that URL. It provides shared state between client and server used to optimize the transfer. 2 टाइप में होती है, connectionless and connection oriented. Then last है हमारे पास wireless application environment, WAE. ये क्या है? द मेन आइडिया इज टू क्रिएट अ जनरल पर्पस एप्लीकेशन एनवायरनमेंट बेस्ड मेनली ऑन एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज. Goal is to minimize over the air traffic and resource consumption on the handheld device. It allows all content and services to be hosted on standard web servers. तो हमारी सारी की सारी प्रोटोकॉल्स कंप्लीट हुई हैं। उससे पहले हमने सारी जो लेयर्स थी वो समझी। अब हमें लास्ट टॉपिक देखना, एप्लीकेशन देखनी है WAP की। एप्लीकेशन क्या क्या है इसकी? एक्सेसिंग द इंटरनेट फ्रॉम द मोबाइल डिवाइसेस, गेम्स कैन बी प्लेड फ्रॉम मोबाइल डिवाइसेस, ऑनलाइन बुकिंग वाया मोबाइल फ़ोन, मोबाइल बैंकिंग, ईमेल, वॉइस मेल ऑन मोबाइल डिवाइसेस एंड प्रोवाइडिंग वेदर एंड ट्रैफिक अलर्ट्स। तो इसके साथ हमारी यूनिट 1 अब कंप्लीट होती है मोबाइल कंप्यूटिंग की। जितना शॉर्ट में हो सकता था मैंने उतना करा है, सारे एक एक टॉपिक कवर करा है, कोई भी टॉपिक हमने छोड़ा नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, मेरे एफर्ट्स को थोड़ा सा इनकरेजमेंट दीजिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।